स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से संबंधित बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे। हमने सबसे जो पहला चैप्टर लिया था अधिगम में अभी हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम तीसरी क्लास लेकर फिर आए हुए हैं। पिछले जो वीडियोज हैं उनमें लास्ट जो हमने किया था वो किया था पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत जो कि अनिश्चित क्रियाओं से संबंधित है। ऐसी क्रियाएं जिन पर प्राणी का या जंतुओं का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है, जो अपने आप या उद्दीपक के उपस्थित होने पर स्वाभाविक रूप से घटित होती हैं। पावलोव के सिद्धांत की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में की थी। आज हम एक और सिद्धांत जो कि पावलोव के सिद्धांत जैसा ही पावलोव के सिद्धांत पर ही आधारित है, एक प्रयोग वाटसन द्वारा किया गया था जो कि अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत से ही संबंधित है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। वाटसन व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं। इन्होंने अपने 11 महीने के पुत्र जिसका नाम था लिटिल अल्बर्ट पर एक अनुबंधन का प्रयोग किया था। इसमें इन्होंने क्या किया, अल्बर्ट को पहले एक खरगोश खेलने के लिए दिया। खरगोश खेलने के लिए दिया। अल्बर्ट खरगोश के साथ खेलने लगा और उसको पसंद करने लगा। उसको प्यारता, दुलारता, हाथ फेरता और उसको खरगोश के साथ खेलने पर बहुत आनंद आता था। अब वाटसन ने क्या किया, जैसे ही अल्बर्ट खरगोश के पास आता या खरगोश पर हाथ फेरता तो वाटसन ने क्या किया, उसी समय एक डरावनी ध्वनि की आवाज निकालती किसी साउंड के द्वारा। तो अल्बर्ट डर जाता। जैसे ही दूसरी बार अल्बर्ट फिर आने की कोशिश करता, जो डरावनी ध्वनि फिर निकालते, फिर अल्बर्ट डर जाता। यह प्रयोग को कई दिनों तक दोहराया गया और एक स्थिति ऐसी आई कि अल्बर्ट खरगोश को देखने से ही डरने लगा। जैसे ही खरगोश अल्बर्ट को दिखता, अल्बर्ट बीमार हो जाता, अल्बर्ट को बुखार आ जाता और अल्बर्ट खरगोश को देखकर डरने लगा। क्योंकि अल्बर्ट जो खरगोश दिखाने के साथ जो ध्वनि उत्पन्न की जाती थी उससे क्या हो गया, अनुबंधित हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब अल्बर्ट और प्रयोग, जैसे ही प्रयोग को आगे बढ़ाया गया तो देखा कि अल्बर्ट ना कि खरगोश से बल्कि खरगोश जैसी जो नरम, खरगोश के जैसे बाल जो नरम होते हैं उन जैसी चीजों से भी क्या हुआ, अल्बर्ट डरने लगा। जैसे रुई हो गई, मखमल, इन चीजों से भी क्या हुआ, अल्बर्ट डरने लगा। तो इस आधार पर वाटसन और पावलोव यह सिद्ध करना चाहते हैं कि सभी प्रकार की अनुक्रियाओं को अनुबंधन की क्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुबंधन जो सिद्धांत है हमारा, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो पावलोव ने दी थी, उस पर वाटसन ने भी एक प्रयोग किया था। आपसे पूछा जा सकता है कि अनुबंधन से संबंधित जो प्रयोग किया है उसमें खरगोश पर प्रयोग किसने किया है, तो हम कह सकते हैं वाटसन ने। और अपने ही बेटे पर प्रयोग किसने किया है अनुबंधन का, तो किया है वाटसन ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, देखिए जो सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है
ये स्किनर द्वारा दिया गया था। BF स्किनर, ये भी अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और स्किनर को मौलिक व्यवहारवादी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभी तक जो हमने जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, इनमें हमने जो चर्चा की थी उसमें क्या था, पहले उद्दीपक आ रहा था, फिर अनुक्रिया हो रही थी, यानी पहले स्टिमुलस बाद में रिएक्शन। तो जो ये सिद्धांत थे वो SR थ्योरी पर आधारित थे, SR यानी स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। लेकिन स्किनर ऐसे मनोवैज्ञानिक ऐसे व्यवहारवादी हुए, इन्होंने क्या किया, पहले रिस्पॉन्स कराई, पहले कोई व्यवहार कराया, उसके बाद इन्होंने क्या दिया, उद्दीपक प्रस्तुत किया। जैसे कोई सक्रिय व्यवहार किया, जैसे व्यवहार करने के लिए कोई बालक क्रिया करता है, कोई जीव कोई क्रिया करता है और क्रिया अगर अच्छी है तो बाद में उसको उद्दीपक दे दिया जाता था। बस इन्होंने क्या किया, जो पावलोव ने उद्दीपक था, उद्दीपक जो नाम दिया पावलोव ने, उसको इन्होंने पुनर्वलन नाम से संबोधित किया, रीइंफोर्समेंट। तो इसमें हम पुनर्वलन की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर पुनर्वलन की बात हो रही है, वहां पर हम उस उद्दीपक को ही माने जो किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। बस उद्दीपक क्या था, उद्दीपक क्रिया से पहले दिया जाता था जो पावलोव के सिद्धांत में। इसमें जो पुनर्वलन है वो पहले हम कोई व्यवहार करेंगे, उसके बाद क्या होगा, पुनर्वलन दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या हुआ। स्किनर ने दो टाइप के बिहेवियर बताए हैं, दो टाइप के क्या बताए हैं, व्यवहार। एक व्यवहार ऐसा जिसमें पहले क्या होता है, उद्दीपक होता है और अनुक्रिया होती है बाद में। पहले उद्दीपक होता है और बाद में क्या होती है, अनुक्रिया होती है। इसे इन्होंने कहा अनुकूलित व्यवहार, अनुकूलित व्यवहार। और दूसरा व्यवहार ऐसा बताया इन्होंने जिसमें क्या होता है, पहले क्रिया कराई जाती है और बाद में क्या दिया जाता है, पुनर्वलन दिया जाता है। इसे इन्होंने कहा सक्रिय व्यवहार। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि जब पहले उद्दीपक दिखाया जाए और बाद में उद्दीपक दिखाने के बाद क्या किया जाए, रिस्पॉन्स दिया जाए, क्रिया की जाए, तो ये हो जाएगा SR, पहले उद्दीपक फिर अनुक्रिया। तो इसे कहा इन्होंने रिस्पोंडेंट बिहेवियर, अनुकूलित व्यवहार। दूसरा जो टाइप का इन्होंने व्यवहार बताया उसे इन्होंने बताया पहले व्यवहार किया जाए और फिर बाद में क्या दी जाए, रिस्पॉन्स, पहले व्यवहार किया जाए और बाद में पुनर्वलन दिया जाए। इसे उन्होंने कहा है ऑपरेंट बिहेवियर। बस जो ऑपरेंट बिहेवियर है इसी पर इनका सिद्धांत आधारित है। और जो सिद्धांत स्किनर ने जो सिद्धांत दिया है वो थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो अब एक चीज और, एक बात की चर्चा और करते हैं इसमें कि जो पावलोव का सिद्धांत था उसमें अनैच्छिक क्रियाओं पर की व्याख्या की है किसने, अनैच्छिक क्रियाओं के बारे में जो सारा जो सिद्धांत है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है पावलोव का। जैसे भोजन को देखकर कुत्ते को लार आ जाती थी, अनैच्छिक क्रिया है। ऐसी क्रियाएं जिन पर प्राणी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे हमारे सामने कोई सामने आ जाए हमारे और उसकी फोटो हमारे आंखों में ऑटोमेटिक ही चली जाएगी, क्या हम उसकी फोटो अपनी आंखों में जाने से रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं रोक सकते। ये अनैच्छिक क्रिया हो गई। ठीक है, हमारी आंखों के सामने कोई हवा का झोंका आए तो हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं, क्या इस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है? प्याज काटते समय हमारी आंखों से आंसू निकल आते हैं, क्या इस पर हमारा नियंत्रण हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। ये अनैच्छिक क्रिया है। तो पावलोव का सिद्धांत है वो अनैच्छिक क्रियाओं पर निर्भर करता है, अनैच्छिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझेंगे हम। पावलोव का सिद्धांत अनैच्छिक क्रियाओं पर क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं की व्याख्या करता है। जो स्किनर का सिद्धांत है वो करता है हमारी ऐच्छिक क्रियाओं की व्याख्या। किसकी? ऐच्छिक क्रियाओं की। ऐसी क्रियाएं जिन पर प्राणी का क्या होता है, नियंत्रण होता है। जीव का उन क्रियाओं पर क्या होगा, पूरा नियंत्रण होगा। अगर उस क्रिया को प्राणी करता है और अगर क्रिया वांछित होती है या अधिगम सक्रिय होता है तो क्या होगा, बाद में उसको पुनर्वलन दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं क्रिया इन्होंने दिया है
देखिए इसको पढ़ें दोबारा। इन्होंने ऐच्छिक क्रियाओं के घटित होने का अध्ययन किया जो प्राणी द्वारा अपने पर्यावरण में सक्रिय होने पर होती है, जिसे स्किनर ने क्रिया प्रसूत कहा या ऑपरेंट कहा है। जो व्यवहार पहले किया जाता है और बाद में उसका पुनर्बलन दिया जाता है, उस व्यवहार को कहते हैं हम ऑपरेंट बिहेवियर। ये ध्यान रखना है। और जिस व्यवहार में पहले उद्दीपक दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है और बाद में व्यवहार किया जाता है, उसे कहते हैं हम रेस्पोंडेंट बिहेवियर या अनुकूलित व्यवहार। स्किनर ने जो अपने प्रयोग किए हैं वो किस पर किए हैं? चूहों और कबूतरों पर। अब पहले हम इनके इस सिद्धांत के अन्य नाम जान लेते हैं। देखिए इस सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो हमने देखा है उसे कहते हैं सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। सबसे पहला नाम है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत। एक नाम और दिया है इसमें प्रेरणास्पद अनुबंध, फिर दिया है सक्रिय अनुबंध, फिर दिया कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत जो है वो स्किनर के सिद्धांत को ही कहा जाता है। एक है नैमित्तिक अनुबंध और एक दिया है साधनात्मक अनुबंध। ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे, लेकिन इंग्लिश में आप ध्यान रखना, दो नाम याद रखने होंगे आपको इंग्लिश में, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और एक दिया है जो नैमित्तिक अनुबंधन का जो इंग्लिश मीनिंग होती है वो होती है इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग। बस ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी और इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग थ्योरी, बस इनको याद अपन रख लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम स्किनर के प्रयोग। स्किनर ने जो पहला प्रयोग किया है, ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग किए हैं, लेकिन कुछ जो फेमस प्रयोग रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। पूरा सिद्धांत ये बात आपको समझ में आ गई होगी, पूरा सिद्धांत ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। ऐसी क्रियाएं जो पहले की जाती हैं उनका पुनर्बलन बाद में दिया जाता है और पुनर्बलन बिल्कुल छुपा के रखा जाता है। पुनर्बलन उनके क्रिया, क्योंकि अगर पुनर्बलन पहले सामने दिया जाएगा तो वो तो पहले ही उद्दीपक हो गया। तो जैसे ही कोई जीव व्यवहार करता है, पुनर्बलन क्या होता है? अज्ञात पुनर्बलन होता है, उसे पता ही नहीं होता हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, जब व्यवहार करेगा उसके बाद में जब पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे कहते हैं सक्रिय व्यवहार या ऑपरेंट बिहेवियर। इन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए स्किनर ने क्या किया, एक चूहा लिया और चूहे को एक बॉक्स में बंद किया। जैसे जो थॉर्नडाइक ने एक पजल बॉक्स बनाया था, ऐसे ही इन्होंने एक स्किनर बॉक्स बनाया। उसमें क्या किया, एक चूहे को बंद किया और बॉक्स में क्या किया, अंधेरा था। पूरे बॉक्स में क्या था? अंधेरा था, मतलब उसको कुछ नहीं दिख रहा था। और चूहे को निश्चित दिनों तक क्या किया गया? भूखा रखा गया। अब देखते हैं हम इस पर देखते हैं, हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, माना ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसमें ये मान लेते हैं हम, ये क्या है? रास्ता है जाने के लिए। यहां पर लीवर लगा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर और लास्ट में यहां पर। लीवर मतलब कुछ खाने के, लीवर दबेगा तो कुछ खाने के लिए गिरेगा। चूहा यहां से एंट्री करता है। अब देखिए ऐच्छिक व्यवहार कैसे हुआ इसमें। चूहे को ना तो ये जहां पर जो पुनर्बलन रखा है, यहां पर कुछ दाने खाने के लिए खाना रखा है, ये नहीं दिख रहा है, अंधेरा है बॉक्स में बिल्कुल। चूहा यहां से जाता है, भूखा है चूहा, तो कोई सक्रिय व्यवहार करता है। हो सकता है वो सीधी लाइन पर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए, हो सकता है इधर चला जाए। इधर उधर चूहे ने क्या की? उछल कूद की और अकस्मात वो इस रास्ते पर चल पड़ा। जैसे ही ये रास्ते पर चला, यहां जाकर लीवर लगा हुआ था। जैसे ही लीवर को दबाया, लीवर गलती से पैर रखा उसका और लीवर दब गया। लीवर दबा तो थोड़ा सा प्रकाश हुआ और वहां पर एक कटोरी रखी थी, उसमें उसको खाने के लिए कुछ दाना गिरा और चूहे ने क्या किया? खाना खा लिया। बस देखिए, पहले क्या किया उसने? व्यवहार किया कुछ, उसके बाद ही उसे क्या दिया गया? पुनर्बलन। और पुनर्बलन कैसा था? अज्ञात था। अब चूहे को तो भाई अच्छा लगा, तो चूहा फिर थोड़ा इधर उधर हुआ और आगे के लिए फिर बढ़ पड़ा। आगे जाकर फिर लीवर मिला, लीवर पर फिर पैर रखा और थोड़ा सा प्रकाश हुआ और क्या हुआ?
दाना मिला उसे खाने के लिए, बहुत अच्छा पुनर्बलन मिला, अच्छी बात है। अब चूहा आगे गया, आगे आगे भी ऐसा, और इस प्रयोग को आगे, और लास्ट में चूहा इधर। ठीक है, अब देखो, अब जैसे ही इस प्रयोग को कई दिनों तक किया गया, कई दिनों तक करते करते क्या हुआ, चूहा सीधा यहां जाता, पुनर्बलन मिलता, फिर यहां और यहां इधर, मतलब चूहा सीखने लगा, क्योंकि उसने कुछ सक्रिय व्यवहार किया, उसे उसका पुनर्बलन दिया गया, पुनर्बलन उसे दिया गया। चूहा अब उस बिहेवियर को सीखने लगा। यही तो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता था। थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहता था कि जिस क्रिया को हमें करने में संतोष की प्राप्ति होती है, उस व्यवहार को हम बार बार करने की कोशिश करते हैं। तो यही तो चूहा कर रहा है इसमें, क्योंकि उसे क्या हुआ, पुनर्बलन मिलने पर क्या हुआ, संतोष मिला, भूख शांत हुई उसकी, तो चूहा क्या हुआ, क्या करने लगा, अधिगम करने लगा, सीखने लगा इसको। अब कुछ दिनों बाद जब प्रयोग हो गया, प्रयोग चलता रहा, तो चूहा ने क्या, चूहे को यहां छोड़ते और चूहा सीधा इधर आता डायरेक्ट इनको, क्योंकि वो सीख गया कि बस यहां रुकना, चूहा यहां से चला यहां रुका डायरेक्ट, बीच में कहीं नहीं रुकना, फिर यहां रुकाओ बाहर, मतलब चूहा पूरी तरह व्यवहार करना सीख गया। ठीक है, अब एक उस पर और चर्चा करते हैं हम। देखिए, माना अब एक इनका कबूतर का प्रयोग देखते हैं हम इनका। ठीक है, इन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया जिसमें कबूतर को एक पिजन बॉक्स में बंद किया, पिजन बॉक्स में कबूतर को क्या किया, बंद किया। अब इन्होंने कहा, इनका कहना था कि सक्रिय व्यवहार को अगर पुनर्बलित किया जाए, सक्रिय व्यवहार को अगर पुनर्बलित किया जाए तो हम जैसा उसको व्यवहार सिखाना चाह रहे हैं वैसा व्यवहार वो सीख जाएगा। इस सिद्धांत को इन्होंने किस पर, कबूतर पर प्रयोग कर कर सिद्ध किया है। इन्होंने क्या किया, ये कबूतर, माना कि ये कबूतर है, कबूतर लिया, इन्होंने क्या किया, जैसे ही कबूतर दाहिने मुड़ के अगर लीवर पर चोंच मारता है तो उसको पुनर्बलन मिलता है, और कबूतर अगर ऐसे वैसे चोंच मारे तो कबूतर को क्या होगा, पुनर्बलन नहीं दिया जाएगा। तो क्या सिखा स्किनर उसको क्या सिखाना चाह रहे हैं कि अगर दाहिने घूमकर, अगर लीवर पर, माना कि ये लीवर है और कबूतर ऐसा घूमकर इधर चोंच मारेगा तो क्या होगा, उसको पुनर्बलन दिया जाएगा, उसको दाना मिलेगा। कबूतर ने इधर उधर चल कूदी की और उल्टा मुड़कर भी उसने क्या किया, गलती से वो दबा लीवर, पुनर्बलन नहीं मिला। जैसे ही कबूतर ने सक्रिय व्यवहार के द्वारा दाहिने घूमकर जो लीवर पर चोंच मारी तो क्या हुआ, पुनर्बलन मिला। अब क्या हुआ, धीरे धीरे कबूतर इस बात को सीख गया कि जैसे ही दाहिने मुड़कर क्या होगा, चोंच मारी जाएगी तो पुनर्बलन मिलेगा। तो यही बात जो स्किनर सिखाना चाह रहे हैं कि जो हमारा सक्रिय व्यवहार है, अगर हम किसी को वांछित व्यवहार करना सिखाना चाहें, किसी बालक को या व्यक्ति को वांछित व्यवहार करना सिखाना चाहें तो क्या होगा, तो उसे हमें पुनर्बलित करना होगा, तभी वो वांछित व्यवहार करना सीखा। या हम कह सकते हैं वांछित व्यवहार के द्वारा हम उसको सक्रिय व्यवहार करना, पुनर्बलन के द्वारा हम उसे वांछित व्यवहार करना सिखाया जा सकता है। जैसे एक इनका एग्जांपल लेते हैं, इन्होंने अमेरिका में क्या किया, अमेरिका में एक होटल था, वहाँ पर इसका यूज किया मनुष्यों पर। वहाँ पर होटल था एक, वहाँ पर क्या किया इन्होंने, लोग खाना खाने आते थे वहाँ पर, तो इन्होंने जगह जगह जो प्रिंट बोलते हैं, प्रिंट चिपकवा दिए और उस पर लिखवा दिया कि जो खाने को झूठा नहीं छोड़ेगा, जो खाने को झूठा नहीं छोड़ेगा उसको बाद में एक मिठाई दी जाएगी खाने के लिए। तो कुछ लोग पढ़ते देखते तो भाई अच्छी बात है, मिठाई फ्री में मिल रही है। तो क्या किया लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, खाना खाया, पूरा खाना फिनिश किया, झूठा नहीं छोड़ा, और जाके उनको पुनर्बलन दिया जाता, क्या मिठाई दी जाती। अब देखिए कई लोगों ने जिनने खाना झूठा छोड़ दिया उनको पुनर्बलन नहीं दिया गया, उनको पुनर्बलन नहीं दिया गया। मतलब जो थॉर्नडाइक है वो कहना चाह रहा, स्किनर है वो कहना चाहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अवांछित क्रिया करता है, अवांछित क्रिया करता है तो उसके व्यवहार को पुनर्बलन नहीं दिया जाना चाहिए और ना ही उसे दंड दिया जाना चाहिए, उसके व्यवहार को इग्नोर कर दिया जाना चाहिए। जबकि सक्रिय व्यवहार या जो वांछित क्रिया करता है उसके व्यवहार को अगर पुनर्बलन दिया जाए
तो क्या होगा, उस व्यवहार को वो सीख जाएगा या उस व्यवहार को बार बार दोहराएगा। इन्होंने जो होटल में जो व्यक्ति थे उनको क्या किया, क्या कहा कि जो खाना फिनिश करेगा पूरा उसको मिठाई दी जाएगी। तो ज़्यादातर लोगों ने क्या किया, खाना फिनिश किया और मिठाई ली। अब उस होटल में ज़्यादातर लोग यह बात सीख गए कि खाना को पूरा फिनिश करना चाहिए, पूरा खाना चाहिए, और मिठाई मिलने लगी उनको। मतलब ये पुनर्बलन दिया उन्होंने। भले ही बाद में उन्होंने पुनर्बलन देना बंद कर दिया, लेकिन लोगों को इस व्यवहार के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, सिखाने के लिए। ठीक है, तो स्किनर का सिद्धांत बताता है कि हमें बालकों के उचित व्यवहार को, बालकों के जो वांछित व्यवहार को क्या है, पुनर्बलित करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इससे संबंधित कुछ जो क्रिया प्रसूत अनुबंध से संबंधित कुछ शब्दावली है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले देखिए, आपको इतना समझ में आया हो, अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन है उसके निर्धारक तत्व के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के निर्धारक तत्व, सबसे पहले प्रबलन के प्रकार, टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। जो प्रबलन हम दिया, पुनर्बलन, देखिए पुनर्बलन, प्रबलन या रीइंफोर्समेंट एक ही बात है। ठीक है, तो प्रबलन के प्रकार या पुनर्बलन के प्रकार, पुनर्बलन कितने तरीके के हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पुनर्बलन दो तरीके के हो सकते हैं, दो तरीके। एक धनात्मक पुनर्बलन यानी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन यानी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी धनात्मक पुनर्बलन उन पुनर्बलन को कहा जाता है जिनके प्राप्त होने पर हमें आनंद या सुख की अनुभूति होती है। ऐसे पुनर्बलन जिन्हें हमें मिलने पर हमें क्या होती है, खुशी मिलती है। जैसे इसमें दिया है, वे उद्दीपक जिनका परिणाम सुखद होता है, जैसे भोजन, पानी, प्रशंसा, धन, प्रतिष्ठा यानी सम्मान, या नई नई सूचना जो हमें संतुष्टि देती है। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन क्या होता है, ऐसे उद्दीपक या ऐसा पुनर्बलन जो हमें क्या देता है, सुख देता है। जैसे हमें भूख लगी हो, हमें भूख लगी हो, हम कुछ व्यवहार करें और हमें खाना मिल जाए। ठीक है, तो क्या होगा, वो धनात्मक होगा, हमें खुशी मिलेगी। प्रशंसा, हमने कोई समाज में कोई अच्छा व्यवहार किया, लोगों ने हमारा सम्मान किया, उसी व्यवहार को हम क्या करेंगे, फिर दोहराएंगे, हमें अच्छा लगा उसमें। ठीक है, तो धनात्मक पुनर्बलन ऐसे उद्दीपक जिन्हें प्राप्त करने पर क्या होती है, सुख का अनुभव होता है, वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक पुनर्बलन। दूसरा देखते हैं ऋणात्मक पुनर्बलन, वे उद्दीपक जिनके हटने से आनंद मिलता है। देखिए, धनात्मक पुनर्बलन में क्या था, ऐसे उद्दीपक जिन्हें हमें प्राप्त करने पर क्या हो रहा था, सुख की अनुभूति हो रही थी। और ऋणात्मक पुनर्बलन ऐसे उद्दीपक जिनसे हम दूर भागते हैं, या दुखदायी उद्दीपक, ऐसे उद्दीपक जिनसे हम दूर भागते हैं या जिनके हटने से क्या होता है, हमें आनंद की अनुभूति होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, या ऐसे उद्दीपक जो हमें सक्रिय व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, जैसे ठंड लगी है, ठंड क्या है, एक सकारात्मक, ठंड क्या है, हमारे लिए दुखदाई है, तो ये क्या हो गया, ये ऋणात्मक पुनर्बलन हो गया। ठंड से बचने के लिए हम क्या करेंगे, रजाई लेंगे। ठीक है, गर्मी है, तेज गर्मी पड़ रही है और वहां पर जैसे आग जल रही है, तो आग से क्या करेंगे, हम दूर भागने का प्रयास करेंगे, ऋणात्मक पुनर्बलन है। जैसे हम देखते हैं, अब धनात्मक और ऋणात्मक पुनर्बलन के बारे में आपको समझ में आया। धनात्मक पुनर्बलन ऐसे पुनर्बलन जो क्या करते हैं, जिनके मिलने पर हमें जो हमारी क्रिया सुख की प्राप्ति होती है, और ऋणात्मक पुनर्बलन जिनसे हम, ऐसे उद्दीपक जिनसे हम पलायन करना चाहते हैं, जिनसे हम परिहार करना चाहते हैं, जिनसे हम भागना चाहते हैं। तो अच्छा, अब एक बात और समझें कि पुनर्बलन कभी भी, चाहे धनात्मक पुनर्बलन हो या ऋणात्मक पुनर्बलन हो, ये कभी भी क्रिया को कम नहीं करती है। जो अनुक्रिया हम कर रहे हैं उसको कभी भी कम नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ाते हैं। जैसे दोनों को समझते हैं एक बार, आपको ऋणात्मक में ऐसा लग रहा होगा कि ये क्रिया को कम करता होगा, ऐसा लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। समझते हैं, धनात्मक पुनर्बलन, अगर हमें क्या मिला, धन मिला, कोई कार्य किया हमने, उसके लिए हमें धन दिया गया, तो हम क्या करेंगे, उस कार्य को बार बार दोहराएंगे। ये तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा ऋणात्मक पुनर्बलन,
ये भी क्या करेगा, हमें क्रिया करने के लिए प्रेरित कर, मतलब हम इससे भी क्रिया हमारी क्या होगी, दृढ़ होती है। ऐसा नहीं है कि इससे हमारी क्रिया कम हो जाए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसे अगर ठंड है, ठंड बहुत तेज पड़ रही है, तो क्या होगा, हम ठंड से बचने के लिए रजाई की खोज करेंगे तो क्रिया बढ़ी, क्योंकि रजाई के लिए हमने क्या किया, सक्रिय व्यवहार किया, तभी तो रजाई हमें मिलेगी। ठीक है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, आग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, ठंडे स्थान को ढूंढेंगे गर्मी से बचने के लिए। तो क्या किया, ऋणात्मक पुनर्बलन ने जो व्यवहार था उसको भी क्या कर दिया, सक्रिय कर दिया। और क्या हुआ, हम ठंड से गर्मी से बचने के लिए कुछ पंखा की व्यवस्था मानो या कूलर की व्यवस्था करेंगे। व्यवहार कैसा हुआ, सक्रिय। तो पुनर्बलन चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, दोनों ही व्यवहार को बढ़ाते हैं। ठीक है। दंड भी क्या, दंड, हाँ ध्यान रखना, दंड ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है। दंड ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि दंड अगर हम किसी व्यक्ति को देते हैं तो उस व्यक्ति को क्या होता है, वो क्रिया कम हो जाती है। कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उसको दंड दे दिया जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, क्रिया कम कर देगा। जबकि हमारा पुनर्बलन क्या कहता है कि पुनर्बलन किसी क्रिया को कम नहीं करता है। तो ध्यान रखना, दंड है जो ऋणात्मक पुनर्बलन नहीं है। ठीक है। और दंड देने से वैसे भी क्रिया कुछ दिनों के लिए कम हो जाती है। जब तक दंड का प्रभाव रहता है तब तक तो क्रिया कम हो जाएगी, लेकिन फिर क्रिया बढ़ सकती है। तो दंड के कई दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे दंड जिसको दिया जा रहा है, वो जो व्यक्ति दंड दे रहा है उस व्यक्ति के प्रति जिसको दंड दिया जा रहा है वो घृणा कर सकता है। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम आगे शब्दावली पर। प्रबलन की संख्या तथा अन्य विशेषताएं। पुनर्बलन के प्रकार हो गए हमारे। अब है कि प्रबलन की संख्या, मतलब अब इसमें दिया है प्रबलन की संख्या, प्रबलन की मात्रा और प्रबलन की गुणवत्ता। मतलब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति सक्रिय व्यवहार कर रहा है, कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है, तो प्रबलन की संख्या, उसकी अनुक्रिया में प्रबलन की जो संख्या है कितनी दी जा रही है, इस पर भी क्या करेगा, जो सीखना है इस पर भी निर्भर करता है। क्योंकि अगर व्यक्ति कोई सक्रिय व्यवहार कर रहा है, उसको प्रबलन ना दिया जाए, प्रबलन की संख्या कम हो देने की, तो क्या करेगा, उसके सीखने पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है प्रबलन की मात्रा। कोई व्यक्ति सक्रिय कोई व्यवहार कर रहा है तो उसके लिए प्रबलन की मात्रा जो है कितनी है, कम है ज्यादा है। कम मात्रा देंगे तो व्यक्ति सीखने में क्या करेगा, देरी करेगा, और ज्यादा मात्रा देंगे उसकी पुनर्बलन की या प्रबलन की तो व्यक्ति जल्दी व्यवहार को सीखेगा। तीसरा है इसमें प्रबलन की गुणवत्ता। अब इसमें प्रबलन की क्वालिटी, जो रीइंफोर्स हम दे रहे हैं उसकी क्वालिटी पर भी निर्भर करेगा कि व्यक्ति कितनी देर में अधिगम करेगा। कैसे, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक बालक है, हमने कहा कि ये बालक अगर किसी को नमस्ते करेगा तो इसको हम क्या देंगे, पुनर्बलन देंगे। अब पुनर्बलन हम क्या देंगे, एक पुनर्बलन में हम देखते हैं कि क्या देंगे, हम बिस्कुट देंगे, उसे बिस्कुट दे सकते हैं। जैसे ही बालक ने क्या किया, किसी को नमस्कार किया, हमने 2 बिस्कुट उसको देते हैं। ठीक है, बच्चा सीखेगा तो, क्योंकि उस बिस्कुट मिली। अगर हम ऐसा करते हैं कि बिस्कुट की जगह उसे केक देते, क्वालिटी में अंतर हो गया ना, रीइंफोर्समेंट की, क्योंकि एक बिस्कुट और केक में क्वालिटी में अंतर है। बिस्कुट थोड़ा अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा तो है लेकिन उसकी तुलना में अच्छा नहीं है, सकारात्मक है, लेकिन वो थोड़ा केक ज्यादा अच्छा है। तो अगर हम बिस्कुट की जगह उसको अगर केक देते तो वो व्यवहार करना जल्दी सीख जाएगा। इससे मतलब है प्रबलन की गुणवत्ता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम प्रबलन की अनुसूचियां। प्रबलन देने के तरीके, जो व्यक्ति सक्रिय व्यवहार कर रहा है, जो बालक वांछित व्यवहार कर रहा है, उसको हम जो प्रबलन है वो रीइंफोर्समेंट है कितने तरीके से दे सकते हैं। तो जनरली हम 4 तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रबलन दे सकते हैं। प्रबलन की अनुसूचियां बोलते हैं जिसे हम। सबसे पहले है सतत पुनर्बलन, समझेंगे इसको। एक क्या है सतत पुनर्बलन, कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। सतत पुनर्बलन, इसको 100% पुनर्बलन भी कहा जाता है, 100% पुनर्बलन। अब इसको समझेंगे आराम से। सतत पुनर्बलन ऐसा पुनर्बलन कि जिसमें प्रत्येक वांछित अनुक्रिया के लिए पुनर्बलन दिया जाता है। मतलब प्रत्येक जो अनुक्रिया की जाएगी, प्रत्येक अनुक्रिया की जाएगी उसके व्यवहार के लिए उसे पुनर्बलन दिया जाएगा। इसे कहते हैं सतत पुनर्बलन या लगातार पुनर्बलन। कोई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम
कि जैसे एक बालक है, बालक ने क्या किया, पहले नमस्कार किया, ठीक है, हमने पुनर्वलन दिया, नमस्कार किया फिर पुनर्वलन दिया, फिर नमस्कार किया फिर पुनर्वलन दिया, ठीक है। तो सतत पुनर्वलन मतलब एक वांछित अनुक्रिया के लिए पुनर्वलन, लगातार पुनर्वलन देना प्रत्येक वांछित अनुक्रिया के लिए, तो उसे क्या कहते हैं हम, सतत पुनर्वलन कहते हैं। दूसरा है निश्चित अंतराल पुनर्वलन। निश्चित अंतराल पुनर्वलन समझेंगे इसको, इसमें समय की बात हो रही है। जैसे जो एग्जांपल पहले दिया था कि बालक किसी को नमस्कार करेगा, इसमें क्या होगा, प्रत्येक अनुक्रिया से कोई संबंध नहीं है, बस हम टाइम की बात करते हैं। जैसे आज बालक सुबह जगा और जग के मम्मी पापा को नमस्कार किया, तुरंत उसको पुनर्वलन दिया गया, ठीक है। अब वो कितने ही लोगों को नमस्कार कर ले, हम उसको पुनर्वलन नहीं देंगे, लेकिन हम टाइम फिक्स कर लिया हमने पहले कि सुबह 7 बजे पुनर्वलन दिया जाएगा उसे, फिर 12 बजे पुनर्वलन दिया जाएगा, फिर 4 बजे पुनर्वलन दिया जाएगा। अब इतने ही समय में हो सकता है 7 से 10 बजे तक वो एक दो ही लोगों को नमस्कार करे, तो भी हमें पुनर्वलन देना है 10 बजे जाकर, ठीक है। हो सकता है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक वो ज्यादा लोगों को नमस्कार कर ले, तो भी हमें उतना ही पुनर्वलन देना है, लेकिन हमने टाइम फिक्स कर लिया, एक निश्चित समय के बाद हम क्या देंगे, उसे पुनर्वलन देंगे। जैसे कोई जो कबूतर पर प्रयोग किए थे उन्होंने, तो जैसे कबूतर को पहले 10 मिनट पहले क्या किया, कबूतर को पिजन बॉक्स में बंद कर दिया, ओके, पिजन बॉक्स में बंद कर दिया, तो देखा कि जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए, उस कितनी भी अनुक्रिया करे उसे कोई मतलब नहीं है, पहले जैसे ही 10 मिनट पूरे हुए उसे पुनर्वलन दे दिया गया। फिर कबूतर ने अनुक्रिया करने लगा, लेकिन फिर जैसे ही 10 मिनट फिर पूरी हुई फिर पुनर्वलन दे दिया। तो ये होता है निश्चित अंतराल पुनर्वलन, यानी निश्चित समय, हम समय फिक्स कर लेते हैं इसमें पहले ही कि पुनर्वलन हमें कब देना है इसको। अगला है निश्चित अनुपात पुनर्वलन, इसको समझेंगे हम। निश्चित अनुपात पुनर्वलन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन कहता है कि हम इसमें क्या करेंगे, इसमें अब समय की बात नहीं करेंगे, इसमें करेंगे सिर्फ अनुक्रियाओं की बात। जैसे हमने क्या किया, सुबह बालक हमारा जगा और हमने कहा बालक क्या करेगा, 10 लोगों को क्या करेगा, नमस्कार करेगा, फिर हम उसको एक बिस्कुट की क्या देंगे, 4 बिस्कुट देंगे खाने के लिए। 10 लोगों को नमस्कार किया तो हम एक बिस्कुट का पैकेट देंगे, ऐसे समझते हैं, ठीक है। बस अब फिर वो 10 लोगों को करेगा नमस्कार तो हम फिर एक बिस्कुट का पैकेट देंगे उसे, फिर 10 लोगों को करेगा नमस्कार तो बिस्कुट का पैकेट देंगे। इसमें क्या होगा, हम अनुक्रियाओं की मात्रा क्या कर लेते हैं, गिन के रखते हैं, अनुक्रियाओं की मात्रा डिसाइड करते हैं कि बालक इतनी वांछित अनुक्रिया करेगा तब हम उसको पुनर्वलन देंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। बालक देखिए, अब आता है एक हमारा पहले चौथा समझ लेते हैं, परिवर्तनशील पुनर्वलन। किसी भी समय तथा किसी भी अनुक्रियाओं के लिए पुनर्वलन देना, इसमें कोई फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम जैसी जरूरत हो, हमें उचित लगे उस अनुसार हम निश्चित अनुपात को भी कर सकते हैं, निश्चित अंतराल को भी, जैसा उचित हो वैसा पुनर्वलन देना क्या कहलाता है, परिवर्तनशील पुनर्वलन। देखिए एक बार फिर समझते हैं ऊपर से, पुनर्वलन की अनुसूची है। सतत पुनर्वलन, ऐसा पुनर्वलन कि प्रत्येक वांछित अनुक्रिया के लिए पुनर्वलन देना क्या होता है, सतत यानी लगातार पुनर्वलन देना। अगला है निश्चित अंतराल पुनर्वलन, ऐसा पुनर्वलन जिसमें हम समय का ध्यान रखते हैं, एक निश्चित समय के बाद क्या देते हैं, इसमें हम पुनर्वलन देते हैं। फिर है निश्चित अनुपात पुनर्वलन, मतलब कुछ अनुक्रियाओं को हम देखते हैं कि इतनी अनुक्रियाओं के बाद, इतने सकारात्मक व्यवहार के बाद हमें उसे पुनर्वलन देना है, ठीक है। और परिवर्तनशील पुनर्वलन, इसमें हम कोई फिक्स नहीं है, कैसे भी हम उसको जैसा उचित लगे वैसा हम उसमें पुनर्वलन दे सकते हैं। सतत प्रबलन की अपेक्षा आंशिक प्रबलन, पार्टिशियल रीइंफोर्समेंट, विलोप के प्रति ज्यादा विरोध करता है। देखिए विलोप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विलोप का होता है जो हमने अधिगम सीखा हुआ है उसको भूल जाना, विलोप का मतलब होता है जो हमने अधिगम सीखा हुआ है विलोप के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। विलोप वैसे क्या होता है, विलोप होता है जो हमने सकारात्मक व्यवहार सीखा है, जो व्यवहार हम सीख रहे हैं, अगर उसमें पुनर्वलन देना बंद कर दिया जाए तो उसे कहते हैं विलोप। जैसे हम पावलोव के सिद्धांत की बात करते हैं
कुत्ते को भोजन दिया गया, पहले घंटी बजाएगी, भोजन दिया गया और कुत्ते ने क्या किया, घंटी के साथ ही अनुबंधन कर लिया। अब क्या करेंगे हम, कुत्ते को भोजन ना, सिर्फ घंटी बजाएं और बस घंटी बजाएं और कुत्ता लार निकले कुत्ते को, और हम उसको भोजन ना दें, तो कुछ देर तक, अरे कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया करते करते क्या होगा, कुत्ता समझ जाएगा कि हमें भोजन मिल नहीं रहा है, भाई घंटी से कोई मतलब नहीं है, तो क्या करेगा, वो लार देना बंद कर देगा। तो क्या हुआ, जो उसने व्यवहार सीखा था उसका क्या हुआ, विलोप हो गया। तो ये क्या होता है, विलोप होना। अब देखिए सतत प्रबलन की अपेक्षा, मतलब सतत जो कंटिन्यूअस, हम अभी हमने ऊपर पढ़ा है, कंटिन्यूअस जो प्रबलन दे रहे हैं उसकी अपेक्षा हम आंशिक रूप से पार्टिशियल जो प्रबलन देते हैं वो ज़्यादा बेस्ट है, जो क्या होता है सीखने के लिए अच्छा सीखते हैं, ऐसे कह सकते हैं, सीखने के लिए प्रेरित करता है। कौन सा, आंशिक पुनर्बलन। आंशिक पुनर्बलन मतलब जो 3 प्रकार के पुनर्बलन है उनको ही हम, आंशिक मीन्स होता है सतत न देना, सीधी बात है, ठीक है। तो आंशिक प्रबलन विलोप के प्रति ज़्यादा विरोध करता है, मतलब अनुक्रिया को भूलने नहीं देता है वो। जैसे कोई व्यवहार कर रहा है, उसको नहीं दी अनुक्रिया, नहीं दी, जैसे ही हो सकता है वो भूलने, हमें लगे कि जो भूलने वाला हम उसको फिर क्या दे दें, प्रबलन दे दें, तो अनुक्रिया फिर दोबारा करने लगता है, ठीक है। तो आंशिक पुनर्बलन ज़्यादा अच्छा होता है। अब देखते हैं शेपिंग तथा चेनिंग, ये स्किनर के सिद्धांत से ही संबंधित है, ठीक है। शेपिंग तथा चेनिंग, इनको हम समझते हैं। शेपिंग तथा चेनिंग को देखिए, जैसे ये है कोई रास्ता है, यहाँ प्रबलन, यहाँ प्रबलन, यहाँ प्रबलन और यहाँ प्रबलन, और लास्ट में हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ तक पहुँचाना। कोई चूहा है या कबूतर है, यहाँ से बैठे, यहाँ से जाएगा, तो हमारा उद्देश्य क्या है कि इसको क्या सिखाना है, यहाँ से लास्ट तक आना है, यहाँ तक सिखाना है, ये है हमारा मेन उद्देश्य। लेकिन पहले हम बात करते हैं शेपिंग की। शेपिंग को कहते हैं हम रूपण, यानी व्यवहार बनाना। शेपिंग क्या होता है, व्यवहार को बनाना, ठीक है। मतलब प्रत्येक, डेफिनेशन समझे आप, प्रत्येक अनुक्रिया के लिए, हर अनुक्रिया के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है उसे कहते हैं हम शेपिंग, और अंतिम अनुक्रिया के लिए जो पुनर्बलन दिया जाता है उसे कहते हैं हम चेनिंग। हो सकता है समझ में ना आया, समझते हैं इस बात को। देखिए क्या होता है, जैसे शेपिंग का मतलब होता है व्यवहार बनवाना, व्यवहार बनाना। पहले हम व्यवहार को बनाते हैं, तो जो छोटी छोटी अनुक्रिया, जो बीच में जो अनुक्रिया होती हैं, जैसे पहली अनुक्रिया की उसके लिए प्रबलन दिया, दूसरी की उसके लिए प्रबलन, जब तक पूरी तरह वो नहीं सीखता है तब से पहले जो पुनर्बलन दिया जाता है उसे कहते हैं हम शेपिंग, और जब पूरा उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तब उसे पुनर्बलन दिया जाता है तो उसे कहते हैं हम चेनिंग, ठीक है। इसमें समझते हैं, जो यहाँ प्रबलन है, जो यहाँ प्रबलन है, यहाँ है, यहाँ है, ये सब शेपिंग है, क्योंकि ये व्यवहार को बना रहे हैं। हो सकता है यहाँ तक हमने इसको प्रबलन जहाँ यहाँ ना दिया, यहाँ प्रबलन दिया, इसको शेपिंग की व्यवहार बन रहा है कि आगे जाइए आप, अगर यहाँ हम न देते हो सकता है वो आगे जाता ही नहीं, वापस आ जाता। तो जो व्यवहार को बनाने के लिए प्रबलन दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, हमारे शेपिंग, और अंतिम उद्देश्य क्या है हमारा, यहाँ तक पहुँचाना, इस लक्ष्य तक पहुँचाना, ठीक है। तो इस लक्ष्य तक जो यहाँ पर जो प्रबलन मिलेगा उसे कहेंगे हम चेनिंग। ऐसे समझ में ना आया हो तो अभी एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। जैसे शेपिंग क्या की, शेपिंग का मतलब होता है, जैसे कोई बालक से हम कहते हैं कि वो किसी को नमस्कार करता है, जैसे, तो हम उसे प्रबलन देने की चर्चा है, जो हम अभी एग्जांपल ले रहे थे। क्या किया, जैसे जरूरी नहीं है कि बालक पहली बार में ही उसे बहुत अच्छी तरह नमस्कार करे, बहुत अच्छी तरह नमस्कार करे, ठीक है। हमारा उद्देश्य है कि उसको नमस्कार करना सिखाना, एक सभ्य तरीके से नमस्कार करना सिखाना। लेकिन जैसे ही पहली बार उसकी अनुक्रिया हुई, कोई हमारे घर में कोई बड़ा व्यक्ति आया और बालक क्या कर रहा है, सिर्फ हाथ ही जोड़ा उसने, या हाथ भी नहीं जोड़ पाए, लेकिन वो करना नमस्कार चाह रहा था, मतलब क्रिया जो हम सिखाना चाह रहे हैं उसको प्रयास कर रहा है करने का, तो हम क्या कर देंगे, उसको पुनर्बलन दे देंगे। इसे कहते हैं हम शेपिंग, क्योंकि यहां से ही क्या होगा, व्यवहार बनना प्रारंभ होगा। अगली बार जैसे ही कोई व्यक्ति आता है, वो हो सकता है हाथ जोड़ ले, हाथ जोड़कर नमस्कार ना बोले, हाथ जोड़े सिर्फ, तो भी हम उसको पुनर्बलन देंगे, क्योंकि जैसे ही हम उसको पुनर्बलन देंगे तो बालक क्या करेगा, फिर वो व्यवहार को अच्छी तरह व्यवहार को दोहराने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो ये क्या कहलाता है, हमारा शेपिंग। और जब पूरी तरह सीख जाएगा तब उसे हम पुनर्बलन देंगे, वो कहलाएगा हमारा चेनिंग,
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब देखते हैं हम आगे प्रमुख अधिगम प्रक्रियाएं, कुछ और शब्दावली है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रबलन के हम पहले प्रकार पढ़ चुके हैं, धनात्मक प्रबलन और ऋणात्मक प्रबलन। ठीक है, तो धनात्मक के बारे में चर्चा। अब यहाँ पर प्रबलक के प्रकार हैं, सेम चीज है, लेकिन बस यहाँ पर दूसरे आधार पर उन्होंने बांटा हुआ है। प्रबलक, पहले प्रबलक क्या होगा, प्राथमिक प्रबलक और द्वितीयक प्रबलक, प्राइमरी रीइंफोर्सर और सेकेंडरी रीइंफोर्सर। प्राइमरी रीइंफोर्सर क्या होते हैं, दो चीजें याद रखेंगे। प्राइमरी रीइंफोर्सर होते हैं जन्मजात, जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं, जैसे भूख के लिए भोजन, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं प्राइमरी जो रीइंफोर्सर होते हैं, जो प्राथमिक पुनर्बलक होते हैं, अगर वह हमको ना मिले तो क्या होगा, हम जी नहीं सकते, ऐसे कह सकते हैं, जी नहीं सकते, जो हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं। जैसे अगर हम भूखे हैं, भोजन ना दिया जाए तो क्या हम जिंदा रह सकते हैं, प्यासे हैं, पानी ना दिया जाए, या हमें नींद आ रही है और हमें सोने ना दिया जाए। ठीक है, तो इनके बिना जो हमारे जीवन को चलाने के लिए क्या होते हैं, जरूरी होते हैं, उन्हें कहते हैं प्राथमिक प्रबलक या जन्मजात, जो हमें सीखने नहीं पड़ते, हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। दूसरा है द्वितीय प्रबलक, ये हमें क्या होते हैं, पर्यावरण से अर्जित किए जाते हैं, जैसे धन प्रशंसा, धन और प्रशंसा। जैसे क्या हुआ, अगर हम कोई व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए हमें बाई चांस धन ना दिया जाए तो क्या हम मर जाएंगे उसी टाइम, नहीं। ठीक है, या हमारी कोई प्रशंसा ना किया जाए, प्रशंसा ना करें, हम कोई कार्य करें प्रशंसा ना करें तो क्या होगा, तो भी हम जिंदगी अपनी चला लेंगे कैसे भी। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको कि प्रबलक एक होते हैं प्राथमिक प्रबलक जो जन्मजात होते हैं, और एक होते हैं द्वितीय प्रबलक जो अर्जित होते हैं। ओके ओके, अब आते हैं जो विलोप एक्सटिंक्शन, इस पर हमने चर्चा की हुई है। एक्सटिंक्शन क्या होता है, विलोप का तात्पर्य सीखी हुई अनुक्रिया के लुप्त होने से, जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। विलोप मतलब कि अगर हम जो अनुक्रिया हमें सिखाई जा रही है और उस अनुक्रिया के प्रति हम क्या हो चुके हैं, अनुबंधित हो चुके हैं, या हम सीख चुके हैं उस अनुक्रिया को, लेकिन जैसे ही अनुक्रिया हम करते जाएंगे तो क्या हमें पहले पुनर्बलन मिल रहा था, अगर धीरे धीरे क्या होगा, हमें अनुक्रिया को हम सीख गए और बाद में हमें पुनर्बलन ना दिया जाए तो उस अनुक्रिया को हम क्या करेंगे, भूल जाते हैं, उसे कहते हैं विलोप होना, लुप्त होना। ठीक है, एक्सटिंक्शन, ध्यान रखना, एक्सटिंक्शन कहते हैं इसे हम। अगला हम इसमें देखते हैं सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण क्या होता है, एक पहले हम समझते हैं विभेदन, चाहे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सामान्यीकरण और विभेदन दोनों एक दूसरे के पूरक, मतलब एक दूसरे के विरोधी हैं। जैसे जनरली हम बात करते हैं, सामान्यीकरण क्या होता है, समान उद्दीपक के प्रति समान अनुक्रिया करना सामान्यीकरण कहलाता है। मतलब ये तो डेफिनेशन है, बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा आपको, अब समझाते हैं। जैसे एक बालक था, बालक क्या हुआ, गुलाब का फूल तोड़ने गया, एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, गुलाब का फूल तोड़ने गया, गुलाब कैसा होता है, रेड होता है, और बालक को गुलाब से क्या होता है, कांटा चुभ जाता है, कांटा चुभ जाता है। अब बालक क्या हुआ, उसको दर्द हुआ। अब बालक क्या करता है, प्रत्येक रेड चीज दिखाई देती है उसे, चाहे कुछ भी हो, फिर रेड चीज से क्या होगा, वो डरने लगेगा। ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। मतलब पहले उद्दीपक दूसरा था, अब उसे रेड उद्दीपक था, अब वो कलर के कारण क्या किया, उसने उद्दीपक का सामान्यीकरण किया, उसने उद्दीपक को विभेदन नहीं कर पाया। मतलब वो ये समझने लगा कि ये भी वही है, इससे भी क्या होगा, कांटा चुभेगा, तो ये क्या होगा, उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण होता है कि जो उद्दीपक हैं, उद्दीपकों को पहचान लेना। जैसे इसी एग्जांपल को हम बताएं कि अगर बालक क्या करता, गुलाब से चुभने के बाद दूसरी रेड वस्तु उसके सामने प्रस्तुत की जाती और वो डरता नहीं, उससे पहचान लेता कि ये वो अलग था और ये अलग है, तो इसे कहते हैं उद्दीपक विभेदन। मतलब उसको वो विभेदित कर लेता, उसको पहचान लेता कि दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। ठीक है, तो उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है, जब वस्तुओं, अपनी भाषा में कह सकते हैं, जब उद्दीपकों को पहचान ना पाए हम, एक ही समझें। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको कि स्कूल में कोई टीचर है, एक मैथ वाला टीचर है। ठीक है, मैथ वाला टीचर है, उसको दाढ़ी रखी हुई है।
दाढ़ी रखी हुई है। अब क्या करता है वो मैथ वाला टीचर, बच्चों को मारता पीटता है, दंड देता है उन्हें, तो बच्चे उससे डरते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, दूसरा भी कोई सब्जेक्ट का टीचर, उसको भी दाढ़ी रखी हुई है, तो क्या करता है बच्चा, डरने लगता है उससे। क्यों? दाढ़ी के कारण, कि भाई दाढ़ी वाले क्या होता है, दाढ़ी वाले उसको दुख पहुंचाते हैं, तो वो उसको भी क्या करेगा, उससे भी डरेगा। तो ये क्या हो गया, उद्दीपक सामान्यकरण। ठीक है। अगर दोनों में विभेद कर लेता है कि नहीं ये दाढ़ी वाला अलग है, ये हमें मारता पीटता है, दूसरा वाला हो सकता है ना मारता पीटता हो, तो ये हो जाएगा उद्दीपक विभेदीकरण। ओके। एक एग्जांपल और देखते हैं हम। ये तो हमने जो बताया अभी, ये है हमारे अनुबंधन से संबंधित, पावलाव से संबंधित था उद्दीपक क्या सामान्यकरण। अब हम एक देखते हैं आपको जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित एक एग्जांपल है उद्दीपक सामान्यकरण का। जैसे कोई बालक है, उसको क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, किचन में क्या रखी है, जो कबाट होती है हमारे किचन में, कोई डब्बा है, जैसे डब्बे में क्या रखा है, मिठाई रखी थी, मिठाई। तो बच्चा क्या जाता है, बच्चा कुछ करता है और क्या देखता है वो, मिठाई उसे मिल जाती है और खा लेता है। ठीक है। क्या एग्जाम्पल किसका हुआ, किसका, स्किनर के सिद्धांत का, क्योंकि बच्चे ने क्या किया, पहले सक्रिय व्यवहार किया और इसे डब्बे में क्या हुआ, मिठाई मिल गई, उसको खा लिया। बच्चे की माँ आती, देखती भाई ये तो मिठाई खाने लगा। ठीक है। उन्होंने क्या किया, उस डब्बे में से मिठाई निकाल के दूसरे डब्बे में रख दी, दूसरे डब्बे में रख दी। लेकिन बच्चे ने क्या किया, उसे पुनर्बलन मिल गया था पहले, तो बच्चा भाई सक्रिय व्यवहार फिर करेगा। जैसे ही माँ घर में नहीं होती है, बच्चा फिर जाता है और क्या करता है, मिठाई ढूंढता है। लेकिन माँ ने क्या किया, दूसरे डब्बे में क्या कर दी, मिठाई रख दी। जैसे बच्चे ने देखा उस डब्बे में पहले वाले मिठाई नहीं है, अब गड़बड़ हो गया। अब वो क्या करता है, मिठाई को खोजने का प्रयास करता है, कैसे डब्बे में, जो पहले डब्बा था वैसे ही डब्बे में, क्योंकि उद्दीपक उसके अंदर ये है कि उद्दीपक वैसे ही डब्बे में क्या होगी, मिठाई रखी जाएगी। अब वो ढूंढता है और लास्ट में वो ढूंढ लेता है, क्योंकि दूसरे डब्बे में मिठाई रखी है माने, तो ढूंढ लेता है। ये क्या होगा, उद्दीपक सामान्यकरण। समान उद्दीपक के प्रति समान व्यवहार करना क्या कहलाता है, उद्दीपक सामान्यकरण। और अगर बच्चा उद्दीपक में विभेद कर लेता है तो उसे कहते हैं उद्दीपक विभेदक। ओके। अब हम देखते हैं एक और क्रिया, स्वतः पुनः प्राप्ति, अब हम देखते हैं अगला जो शब्दावली है, स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनः प्राप्ति। कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा विशेष, कि जैसे ही विलोप हुआ, जो विलोप की चर्चा की थी, विलोप होना यानी अनुक्रिया को भूल जाना। ठीक है। फिर क्या करते हैं हम, वही अनुबंधित उद्दीपक उसको दोबारा दिखाते हैं, तो क्या करता है वो, उस क्रिया को फिर करने लगता है। जैसे बालक कोई व्यवहार कर रहा है, उसको हम मिठाई दे रहे हैं और मिठाई देते रहे, वो सीख गया व्यवहार करना। अब हमने क्या किया, मिठाई देना बंद कर दिया, देना, तो बालक क्या करेगा, उस व्यवहार को भूलने लगेगा। ठीक है। जैसे ही वो व्यवहार को भूल जाएगा, हम उसको मिठाई देना फिर स्टार्ट कर देंगे उसके व्यवहार के लिए, तो बालक क्या है, उस क्रिया को फिर दोहराने लगेगा, मतलब पुनः प्राप्ति हो गई है उसकी। इसे कहते हैं हम स्वतः पुनः प्राप्ति। किसी सीखी हुई अनुक्रिया में विलोप के पश्चात अनुबंधित उद्दीपक के लाने पर अनुक्रिया पुनः प्रकट होती है, इसे स्वतः पुनः प्राप्ति कहते हैं। ओके। तो उम्मीद है इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम देखते हैं जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें और स्किनर के सिद्धांत में कुछ अंतर हैं, उनको हम समझते हैं कि पावलोव का सिद्धांत स्किनर के सिद्धांत में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखिए, पावलोव का सिद्धांत है वो सबसे पहले व्याख्या करता है क्या, सबसे पहले बताता है कि पावलोव का सिद्धांत अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है, ऐसी क्रियाएं जिन पर प्राणी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और जो स्किनर का सिद्धांत है वो आधारित है ऐच्छिक क्रियाओं पर, ऐसी क्रियाएं जो जिनको प्राणी करना चाहे तो करे और ना करना चाहे तो ना करे, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो पावलोव का सिद्धांत अनैच्छिक क्रियाओं पर आधारित है और स्किनर का सिद्धांत ऐच्छिक क्रियाओं पर आधारित है। अब देखिए, जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि उद्दीपक होता है वो ज्ञात होता है, सामने होता है, उद्दीपक ज्ञात होता है,
सामने होता है, क्योंकि भोजन कुत्ते को दिखाया जा रहा था। लेकिन जो स्किनर का सिद्धांत है उसमें उद्दीपक सामने नहीं होता है, उसमें उद्दीपक सामने नहीं होता है। ओके, पहले व्यवहार कराया जाता है और फिर बाद में पुनर्वलन दिया जाता है। ओके, जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें जो अनुक्रिया होती है वो किसके नियंत्रण में होती है? उद्दीपक के नियंत्रण में। जैसा उद्दीपक होगा अनुक्रिया उसी अनुसार होगी। ठीक है, और जो स्किनर का सिद्धांत होता है उसमें अनुक्रिया होती है प्राणी के नियंत्रण में। प्राणी चाहेगा तो अनुक्रिया करेगा और प्राणी नहीं चाहेगा तो अनुक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि उद्दीपक तो है ही नहीं, सामने ही नहीं उद्दीपक, तो उद्दीपक का प्रभाव क्या पड़ना है। ठीक है, वो तो क्रिया करने के बाद में पुनर्वलन मिलेगा तब की बात इसमें होती है। इसमें होता है जो पावलोव का सिद्धांत है उसमें क्या होता है? पुनर्वलन का पहले उपयोग किया जाता है। पुनर्वलन मीन्स उद्दीपक जो पहले दिखाया जाता है, और स्किनर के सिद्धांत में पहले क्रिया कराई जाती है, बाद में क्या किया जाता है? पुनर्वलन दिया जाता है। इसलिए क्या होता है इसमें जो प्राचीन अनुबंधन है, जो कंडीशनिंग थ्योरी है, उसमें मुख्य कार्य किसका होता है? पुनर्वलन का, मतलब उद्दीपक का। इसलिए इसे एस टाइप अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है, एस टाइप अनुबंधन, क्योंकि स्टिमुलस मीन्स क्या होता है? उद्दीपक। तो इसमें जो क्रिया होती है वो उद्दीपक के नियंत्रण में होती है, इसलिए इसे एस टाइप अनुबंधन कहा जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो स्किनर का है उसमें क्या होता है? जो क्रिया होती है वो ऐच्छिक होती है, तो इसमें मुख्य भूमिका किसकी होती है? क्रियाओं की होती है, अनुक्रियाओं की होती है, क्योंकि अनुक्रिया करने के पश्चात ही क्या होता है? पुनर्वलन मिलता है। तो इसे हम इसलिए क्या कहते हैं? आर टाइप अनुबंधन, यानी रिस्पॉन्स टाइप। इसमें रिस्पॉन्स की मुख्य भूमिका होती है। जो प्राचीन अनुबंधन स्किनर का पावलोव का सिद्धांत है वो कहता है कि किसी अवांछित व्यवहार को, किसी गलत व्यवहार को अगर हमें छुड़ाना है तो हम उसमें उसको ताड़ना या दंड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको हमें ताड़ना या दंड हम उसको दे सकते हैं। लेकिन जो स्किनर का सिद्धांत जो व्याख्या करता है वो कहता है कि हम अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक व्यवहार कर रहा है, वांछित व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए उसके व्यवहार को पुनर्बलित किया जाए। लेकिन अगर वो अवांछित व्यवहार कर रहा है तो उसके व्यवहार को हमें पुनर्बलित नहीं करना है और ना ही उसे दंड देना है, उसके व्यवहार को हमें इग्नोर कर देना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा, और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसको उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और जिन लोगों को वीडियो समझ, जैसे कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आती हैं, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर बता सकता है, तो हम उसको कोशिश करेंगे उसको फिर समझाने की। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहे आप, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे और सुधार करने की उसमें। तो आप लोगों के लिए हमारी भी शुभकामना है कि एमपी-टेट एग्ज़ाम हमारा बिल्कुल नज़दीक है और आने वाला है, तो आप लोग अच्छी तरह तैयारी करते रहें, निश्चित ही आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। नमस्ते, धन्यवाद।